दिल की आवाज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था 15 अगस्त 2015 को, और अब हम देख रहे हैं ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान सामने आ चुका है और ये पूरी तरह से बदलने वाला है आवाज एंटरप्रेन्योर्स की और खास तौर से स्टार्टअप्स की देश में, और उनको एक अच्छा इकोसिस्टम देने वाला है अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए। और इस चर्चा में मेरे साथ है कुछ ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेसेस को अब आसानी से स्केल कर पाएंगे। हमारे साथ है संदीप अग्रवाल जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, ये फाउंडर है शॉपक्लूज के, और अब एक और कंपनी उन्होंने शुरू की है ड्रूम। साथ ही कायरा की फाउंडर निधि अग्रवाल और ओयो रूम्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिनव सिन्हा। आप तीनों का ही स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, सबसे पहले संदीप, एक बहुत ही उत्साहजनक दिन हमने देखा है आज, जहां पर ढेर सारे स्टार्टअप एक मंच पर आए, लेकिन जिस तरह का एक्शन प्लान निकल कर आया है, जहां पर सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, उन्होंने कहा है हैंड होल्डिंग सरकार खुद देगी, एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा ताकि कंपनियां आसानी से शुरू हो सके और एक ही प्लेटफॉर्म पर जो भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हाथ में मिले। कितना ऐतिहासिक दिन है आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए? आई थिंक ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि फैक्ट की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करने का सोचा है, ये अपने आप में सिंबॉलिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। शायद ये इवेंट आधा इसलिए जीत चुका था बिकॉज ये इवेंट हो रहा था, और पर अगर आप इवेंट की स्पेसिफिक चीजें देखिए तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में बहुत अपसाइड पोटेंशियल है। अगर आप देखिए यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में, चाइना में एंटरप्रेन्योरिज्म को एनकरेज करके कितनी प्रोग्रेस हुई है। अब गवर्नमेंट का एफर्ट है उसको अनलीश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना, और ये इवेंट बेसिकली उसके लिए उसने सारे दरवाजे खोले हैं। निधि, आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खास तौर से ये कहा है कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना चाहेंगे, होपफुली उसका और खुलासा स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्पेशल एग्जेम्पशन होपफुली आता हुआ दिखाई देगा। ये कितनी बड़ी पहल होगी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और फोकस में लाने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे पहली चीज होती है फाइनेंसिंग, दूसरी चीज होती है स्किल इनेबलमेंट, राइट। उसके ओवर एंड अबव अगर कुछ मिले तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोने पे सुहागा, राइट। तो मैं इस चीज के लिए बड़ी क्यूरियस रहूंगी कि ये जो ऑलरेडी 19 पॉइंट एजेंडा, वेरी क्लियर एजेंडा सेट किया गया, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, एंड ओवर एंड अबव दैट विमेन के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं वो विच विल हेल्प देम इनेबल और गेट टू द मार्केट क्विकर, राइट, एज एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप इसको डिफरेंशियल तरीके से ना देखें, एक महिला एंटरप्रेन्योर या फिर एक मेल एंटरप्रेन्योर के लिहाज से, इस पॉलिसी पर आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? कितनी ये आपके लिए एनवायरनमेंट को बदलने वाली है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है दैट ये एक बहुत वेल राउंडेड पॉलिसी है। चाहे आप इसको स्किलिंग के लेंस से देखें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से देखें, लीगल कंप्लायंस के लेंस से देखें, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज प्रोटेक्शन के लेंस से देखें, फंडिंग ना ही सिर्फ इक्विटी बट क्रेडिट के मतलब से देखें, या फिर टैक्स इन्वेस्टर ही नहीं इन्वेस्टी के लिए भी देखें। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड पॉलिसी दैट हैज बीन अनाउंस्ड। बट मैं अभी भी क्यूरियस हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 79 कैसे इम्प्लीमेंट होगा फॉर आफ्टर हैविंग गिवन 3 years ऑफ रिबेट फॉर स्टार्टअप। जी, इनफैक्ट उन्होंने काफी इंटरेस्टिंगली कहा है, और ये लोग मांग भी रहे थे कि एटलीस्ट कुछ तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिले। लेकिन आप जैसी कंपनियों के लिए जो पहली इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, क्या आपको लग रहा है ये टैक्स एग्जेम्पशन जो आए हैं, और स्पेशली जो आईपीआर की बात की है कि उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, 80% फीस काट दी गई हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को आईपीआर फाइल भी करना है तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी, जिसके लिए कंपनियां बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। या बिल्कुल, ये बहुत ही फायदे की बात है। आईपी राइट्स अगर आप देखें, एक बात हो रही थी नई स्टार्टअप्स को बढ़ावा कैसे दिया जाए, छोटी कंपनीज को बड़ा कैसे किया जाए, और एक बात अब हो रही है आईपी राइट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंपनीज पनप रही हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, वो उनको कैसे देश में ही रखा जाए। एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट था कि ये कैसे इंश्योर किया जाए वो इंडिया में ही लिस्ट हो, वो आगे जाके इंडियंस, हमारे देश के लोग ही उनके शेयर खरीदें और हमारे देश के लोग ही उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन में भाग लें। इसमें आईपी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आगे जाके आप ऐसा माहौल बनाएं जहां आईपी प्रोटेक्शन है, जहां आपके साथ आप जो काम कर रहे हैं उसका वैल्यू आपको मिल रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आगे जाके कैसे कंपनीज इंडिया में ही लिस्ट करें। और आईपी प्रोटेक्शन से बहुत, आपने जैसे बोला, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो ये बात हुई है 80% फीस में रिडक्शन है, एंड डिफरेंट सिटीज में सेंटर डाले जाएंगे हेल्प करने के लिए स्टार्टअप्स में। जो मिथ है अराउंड आईपी राइट्स
उसको डिमिस्टिफाई करके बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की जाएगी, ये ऐसी उम्मीद रहेगी हमारी। और लगातार मैं सुन रही थी आज प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि सरकार जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है। क्या आपको वाकई में लग रहा है ये पॉलिसी वैसे होलसम है और मिनिमम इंटरवेंशन हम देखेंगे अब सरकार की ओर से? देखिए, फर्स्ट रिएक्शन तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब मेरा तो हमेशा से यही व्यू रहा है कि जो गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम कर सकती है, कोई जो नई इंडस्ट्री है जब वो आगे चल रही है कि उसमें सबसे कम इंटरफेयर करें। द बेस्ट पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। बट क्योंकि इंडिया में क्या है कि इट स्टिल इमर्जिंग कंट्री, कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूल्स काफी क्लियर नहीं है वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बड़ा केयरफुली ऐसा किया है, कहीं पर एम्बिग्यूटी नहीं लाई है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि उसको अचानक बेसिकली लेने के देने पड़ रहे हैं, और बेसिकली सिर्फ जो चीजें काम नहीं कर रही थी उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी लाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का ऑनेस्टली रोल यही है। देखिए, एंटरप्रेन्योर का काम है अल्टीमेटली कुछ इनोवेशन लाना और एक कंपनी को क्रिएट करना और किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, वो काम हमेशा एंटरप्रेन्योर ही करेंगे। पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा दूर है, पर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की और पॉलिसी की और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की और लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, वहां पर अपना बेसिकली रूल को डिफाइन करते रहे सिंप्लीफिकेशन के लिए, और तो मुझे लगता है वो क्लियर हुआ है। दीदी, क्या आपको वाकई में लगता है अब अप्रैल 2016 से या फिर कल से ही ज्यादा लोग सोचेंगे एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि यही शायद फोकस रहा है इस पॉलिसी को तैयार करते समय? आई थिंक जैसे मिस्टर अग्रवाल बोल रहे थे, जस्ट द फैक्ट कि ये इवेंट हुआ है उससे ही जो प्रोत्साहन मिला है, नॉट जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स बट न्यू एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक वो एक बहुत ही स्टॉलवर्ट इवेंट है। उसकी वजह से ही जो लोग सोच रहे थे एटलीस्ट अब उसके बारे में थोड़ा और सोचेंगे, जो लोग सोच कर इम्प्लीमेंट करने में डर रहे थे एटलीस्ट अब उनको थोड़ा तो प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, इम्प्लीमेंटेशन विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। सो फॉर मी, इन माई ओपिनियन, आई थिंक ये इवेंट होना ही बहुत बड़ी बात है, एंड जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ दैट, यस एब्सोल्युटली, अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स आई थिंक हम देखेंगे कि और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। जी, इस्नात साहब, क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और जो लगभग एक यूनिकॉर्न बन जाएगी एक और अनदर राउंड ऑफ फंडिंग के बाद, मुझे बताइए इस तरह के एनवायरनमेंट में जहां पर आप लोग वैसे भी विदेशी निवेशकों के साथ ज्यादा का बात करते हैं पैसा रेज करने के लिए, जो फंड ऑफ फंड्स की बात सरकार ने की है, 10,000 करोड़ का फंड, हर साल 2,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, वो कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा भारत में पनपती नए आइडियाज के लिए? बहुत ही बड़ा। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, अगर आप सोचिए इंडियन कंपनीज को इंडिया में ही कैसे रखना है, उसमें ये पूरा कैपिटल मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा। इतना बड़ा फंड आएगा, इससे हमारे पनपते स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी। इसके बाद जो प्रेशर होता है आप कहाँ लिस्ट करेंगे, वो बाहर जाने के बजाय इंडिया में लिस्ट करना बहुत ज्यादा आसान होगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अराउंड चेंज करने पड़ेंगे। अभी ये भी अनाउंस हुआ है दैट ऑल द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आप उनको वापस इस फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही बड़ी चीज है। आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिया में देखें और बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो ये ब्रिज करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। और जैसा आप देख रहे हैं, ये यूथ आजकल सब समझता है। सो यू नो, पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑल मीन्स फॉर देम, एंड एज मिस्टर मोदी जी सेड, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ऑल दिस विल लीड टू मोर पीपल सेइंग दैट मैं जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनूंगा, और ऑल दीज थिंग्स विल फैक्टर इन। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की का मुद्दा सिन्हा साहब ने उठाया है, इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आपने ऑफकोर्स 2-3 कंपनियां शुरू की हैं और ये कितना बड़ा गेम चेंजर रहेगा? एक्चुअली ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि अगर आप देखिए क्या होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी ज्यादा है, अभी भी 12 से 14% है, बाहर कंट्रीज में 2-3% है, और वो कंट्रीज इंडिया से आधी ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहे हैं। तो नेचुरली मनी एक्चुअली इंडिया में आनी चाहिए, पर उस मनी को आने के लिए क्या क्या हर्डल रहते हैं? एक हर्डल रहता है कैपिटल गेन, दूसरा रहता है रीपैट्रिएशन। सो एटलीस्ट कैपिटल गेन में थोड़ी क्लैरिटी आ गई है, जिसके कारण मनी इनफ्लो होगी। सेकेंडली, जैसे मिस्टर सिन्हा ने बोला, इसमें मतलब बेसिकली फ्लो बैक हो गया है। अभी क्या है कि अगर मेरे पास किसी भी टाइप का कैपिटल गेन है, पहले मेरे पास 1 या 2 ऑप्शन रहती थी, जैसे कि NSDL की सिक्योरिटी में 50 लाख रुपए तक करने का। अभी वो सारा का सारा फंड ऑफ फंड में जा सकता है या वो किसी और स्टार्टअप में जा सकता है। इससे बड़ी एनकरेजमेंट नहीं होगी, क्योंकि जनरली कैपिटल गेन उसी को होता है जिसने पहले कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। दैट ऑल्सो मीन्स कि वो जिसे बोलते हैं कि सेम बेसिकली वो सेम इन्वेस्टमेंट फिर वापस जाएगी, और उससे क्या होगा कि इकोसिस्टम एक्सपेंड होगा। और एंटरप्रेन्योरिज्म में क्या है कि एक किसी को
किसी के पास एक वो है कि ऑब्सेशन है कि मुझे ये करना है, सेकंड है कोई आइडिया है, कुछ टीम है, बट एक कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। तो जो कैपिटल में सबसे बड़ी चीज है कैपिटल गेन, जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करेगी। अभी निधि, इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आपने फंड से बात की है, स्पेशली डोमेस्टिक फंड्स कितने ईगर रहे हैं अब तक इंडियन स्टार्टअप्स को बैक करने में? आई थिंक आपकी जितनी भी सीड इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो मोस्टली इंडियन HNI इंडियन एंजल्स के जरिए ही हुई है। सो बाय ऑल मीन्स मुझे नहीं लगता कि इंडियन मनी सीड और एंजल राउंड में इन्वेस्ट करने से कतराता है फ्रॉम एनी पॉइंट। बात वही है कि एक बार इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन हो रहा है, अब अगर उसको आप वापस सीड और एंजल में डालें तो आपको एग्जेम्पशन मिले, इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है, राइट? नॉट जस्ट क्योंकि मनी अवेलेबल हो रहा है, बट ऑल्सो बिकॉज उसके साथ जो आपको मेंटरशिप मिल रही है, बिकॉज दैट पर्सन हैज बीन सक्सेसफुल, आई थिंक गोज अ रियली लॉन्ग वे। एक जो मुद्दा था जो कई सारे लोग कह रहे थे कि आजकल भारत में कंपनियां स्टार्ट होती हैं और कुछ सालों बाद ये इसका डोमिसाइल चेंज हो जाता है, वो सिंगापुर चले जाती हैं या फिर सिलिकॉन वैली चले जाती हैं। इस पॉलिसी के बाद क्या आपको अभिनव लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां वो डोमिसाइल ही रहेंगी, भारतीय ही कंपनियां कहलाएंगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। स्टार्ट तो बहुत ही अच्छी हुई है। ये बात हमें सबको समझनी चाहिए कि ये एक दो चीजों की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी इकोसिस्टम को वैसा कंड्यूसिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। इसमें पूरे कैपिटल मार्केट्स को डेवलप होना है, उतने डीप कैपिटल मार्केट्स होने चाहिए कि बड़ी कंपनीज लिस्ट कर सकें। पर यहाँ अगर आप देखिए ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जैसे सबसे पहले इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे और इंडियन इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे। आजकल इंडियन इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को लेट स्टेज में ज्यादा पैसा जब डालने की बात होती है तब इंडियन इन्वेस्टर्स वहां नहीं है, थोड़े बैकफुट पे रहते हैं। बाहर से ही पैसा आता है। तो बाहर से जब पैसा आता है तो यहाँ पे इंडिया में लिस्ट होने के लिए फिर रिपेट्रिएशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग सोचते हैं मैं पैसा निकालूंगा कैसे, इसलिए बाहर लिस्ट होने का भी प्रोबेबिलिटी हायर होता है। तो ये जब सारा आप फंडिंग एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर ही, और इसके अलॉन्ग साइड आप IP राइट्स स्ट्रेंथन करेंगे, हम बात करने लगे हैं अब कैसे हम एग्जिट बैंकरप्सी लॉज को भी चेंज करेंगे इसके अराउंड, वो सारी चीजें करने से ही यहाँ पे लिस्ट करने में आसानी होगी। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी संदीप, फिर हम कितने साल दूर हैं जहाँ पर वाकई में शॉप क्लूज हो, कार्या हो, ओयो रूम्स हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, भारत में लिस्टिंग के बारे में सोचें? कितना और टाइम लगेगा उसके लिए? देखिए ऐसा है जैसे मिस्टर सिन्हा ने बोला कि कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर हम सब में काफी पेट्रियोटिज्म है और अगर हमने यहाँ से एजुकेशन लिया, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वेल्थ भी यहीं पर ही रहे, ठीक है? बट इसमें 4-5 चीजें रहती है। एक रहता है कि कैपिटल बेसिकली कैसे रिपैट्रिएट होगी, दूसरा रहता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, जैसे इंडिया का अलग अलग कंट्री से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, तीसरा रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड चौथा रहता है लिस्टिंग। अभी तक इंडिया में एक रूल है कि अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है तो वो पहले इंडिया की एक स्टॉक एक्सचेंज में इनको लिस्टेड होनी चाहिए, बजाय कि वो पहले बाहर हो जाए। अब आपको पता है ग्लोबली जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जैसे कि हम तीनों की ज्यादा टेक्नोलॉजी फोकस कंपनीज हैं, इसमें ज्यादातर असली रिवार्ड मिलता है नैस्डैक पे लिस्ट होने के लिए। तो उसके लिए अगर कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है तो वो अभी भी बाहर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में, ये तो फर्स्ट स्टेप है, शायद ये भी चेंज हो जाए। रिपैट्रिएशन में भी अभी थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, बट कैपिटल गेन में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 अदर टॉपिक्स बाकी सारे फिक्स हो गए हैं। तो मुझे लगता है अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर है। मुझे लगता है कि अगर ये रूल बन जाए कि इंडिया की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहीं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, सेकंड आप कहीं पर भी जाकर कहीं पर भी से बेसिकली आप मनी को रिपैट्रिएट कर सकते हैं, और थर्ड अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बड़ा एनकरेजमेंट दी गई है, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है इंडिया मैड्रिड ट्रीटी का पार्ट नहीं है, जिसमें कि अगर इंडिया का कोई पेटेंट है वो बाकी 56 कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल है। अगर वो सब हो जाए तो मुझे लगता है फिर तो बिल्कुल आई थिंक वी आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। थोड़ा सा लिस्टिंग में कमी होती हुई टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पॉलिसी आई है उसमें काफी ज्यादा एक्शन पॉइंट्स है और उन सभी एक्शन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे इस चर्चा के साथ इस तुरंत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं CNBC आवाज की खास पेशकश। स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान हो चुका है, एक्शन प्लान हम सबके हाथ में है और ये सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही। लेकिन यह एक्शन प्लान स्टार्टअप की दुनिया को वाकई में कितना बदलने वाला है? क्या भारत इस एक्शन प्लान के बाद एक स्टार्टअप नेशन कहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है ओयो रूम्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिनव सिन्हा, कायरा की फाउंडर निधि अग्रवाल, शॉप क्लूज और ड्रूम के फाउंडर संदीप अग्रवाल, और इस चर्चा में हम जोड़ रहे हैं दिलीप छाबरिया को, जो फाउंडर है टीम इंडिस के। दिलीप,
शुक्रिया हमारे लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पॉलिसी के बाद, क्योंकि ढेर सारी चीजों पर बात हुई है और इसमें से आप कह सकते हैं 80% जो एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट हुई हैं? सब फुलफिल भी है। आई थिंक पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है। स्टार्टअप कंपनीज के लिए इन्होंने जितना सिंप्लीफिकेशन कर पा रहे और कर सकते हैं, they managed to do that and I think it is in the right step completely. तो सही कदम उठाए हैं। और जिस एरिया में आप जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी मून को एक रोवर भेज रही है, मुझे बताइए रिसर्च और इनोवेशन को कितना तवज्जो दिया जाएगा अब भारत में इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बाद? क्या और टीम इंडस्ट्रीज हम आते देखेंगे? Oh, definitely 110%। काफी इनोवेशन और रिसर्च पे इन्होंने फोकस किया हुआ है। There are research centers coming up, research funds create किए गए, simplification for how to file a patent है। So ये सब these are very important things research companies के लिए, innovation companies के लिए। ये सब areas are very very critical and important। Apart from that, a lot of financial sector benefits are there, but I think focusing on the real wealth जो आपका IPR होता है for innovation companies, उस पर काफी फोकस किया गया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। जी, तो एक बढ़िया पॉलिसी यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च पर काम किया जाएगा। लेकिन एक चीज जो ये सब एंटरप्रेन्योर्स और काफी सारे इन्वेस्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एग्जिट के लिए सरकार की क्या तैयारी है। निधि, ऑफ कोर्स वो बैंक्रप्सी कोड होपफुली संसद में जल्द से जल्द पास होगा, लेकिन जिस तरह का सेटअप अब हम देखेंगे आएगा, क्या आपको लग रहा है आसानी से कंपनियां बंद कर पाएंगे और नई शुरू कर पाएंगे? आई थिंक जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, फेलियर इज इनएविटेबल फॉर स्टार्टअप। तो उस मतलब से जितने प्रोत्साहन से स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, उतनी ही इजी कर देना चाहिए उसको एग्जिट और बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इंटायर स्टार्टअप का जो लाइफ साइकिल होता है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट रावेल और फिर ओयो रूम्स हमने देखा है वो काफी लाइफ साइकिल चेंज हुआ है आपके फाउंडर की जिंदगी में। मुझे बताइए अब यहाँ से किस तरह का टर्निंग पॉइंट आएगा आप लोगों के सामने गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली जब एग्जिट की बात होती है? हमारे लिए टचवुड हो सकता है वैसे एग्जिट की जरूरत ना पड़े तो अच्छा। और हम लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा, जब भी हम सोच रहे हैं आगे जाके IPO करना, तो फिर वही बात आ जाएगी कि आप कहाँ जाएंगे और कैसे करेंगे। उसके लिए फिर बहुत ही ये जरूरी है कि कैपिटल मार्केट सपोर्ट करें। इन्वेस्टर्स हमारे पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो दोनों का प्ले रहेगा। और बहुत ही इसमें खास बात यह है, हमें सबको समझना चाहिए कि आप अगर बात कर रहे हैं एग्जिट की, और अगर ओयो रूम्स को ना लें, किसी भी दूसरे कंपनी के चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी लेके लें, तो बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, दूसरे वेंडर्स रहते हैं, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बहुत ही जरूरी होता है ताकि सबका ख्याल रखा जाए, ना ही स्टार्टअप का ही। और वो मेरे ख्याल से यंग स्टार्टअप को गाइडेंस भी चाहिए होता है। तो ये जब आएगी ऐसी पॉलिसी और स्ट्रक्चर्ड रहेगी, और जैसे मोदी जी ने बोला है 90 दिन में ये सब करने की को फैसिलिटेट करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा पूरे सिस्टम को। इंडिया ने अभी तक सिर्फ स्टार्टअप्स का सक्सेस देखा है, हमने फेलियर्स, वो बड़ी कंपनीज के फेलियर्स नहीं देखे हैं अभी। तो वो जर्नी में जैसे बोला गया है, निधि ने बोला है, ये देखना ही होगा हमें, और उस समय ये बहुत ही अहम बात होगी कि हम उनको कैसे सपोर्ट करते हैं। पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी इकोनॉमी का। उसी पर संदीप मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। क्या अब आपको लग रहा है यहाँ से वो पूरा माइंडसेट बदलने वाला है भारत में, जब लोग स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं, नए कारोबार बैठाने के बारे में सोचते हैं, कि आसानी से अगर कोई फेल हो जाती है कंपनी, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा? आई थिंक ये मुझे तो लगता है, अगर आप देखें जाए, देखिए हर एस्पेक्ट इस पॉलिसी का काफी अच्छा है, पर जो एक सिंबॉलिकली जो सब्जेक्टिव चीज है वो है एंटरप्रेन्योरिज्म को सेलिब्रेट करना। ठीक है, और फेलियर एक्चुअली एंटरप्रेन्योरिज्म में ज्यादा सिखाती है बजाय सक्सेस के। अगर आप देखिए थॉमस एडिसन जिसने बल्ब इन्वेंट किया, या ग्राहम बेल जिसने फोन इन्वेंट किया, ठीक है, ये लोगों ने अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि सोसाइटी उनको जज कर रही है कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं, आज शायद हम अंधेरे में रह रहे होते। ठीक है, अगर आप देखिए रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के फाउंडर, लिंक्डइन उनकी 7वीं कंपनी थी, वो 6 बार फेल हुए। ठीक है, इस कंट्री में अभी तक, जैसे अभिनव ने बोला, सक्सेस को ही सिर्फ सेलिब्रेट किया जाता था। जस्ट द फैक्ट मोदी जी ने ये बोला
कि फेलियर इज पार्ट ऑफ द स्टार्टअप, वो एक सिंबॉलिकली मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक एग्जिट है, बिजनेस नहीं चला। अब बिजनेस नहीं चला तो क्यों उसमें लंबे टाइम तक उसमें फंसाए रही। सेकंड है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि स्कोप पॉलिसी को थोड़ा समझने में वो टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है इंटरनेट और जैसे जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बढ़ेगा तो मर्जर एंड एक्विजिशन भी बढ़ेगा। जब मर्जर एक्विजिशन में भी तो एग्जिट रहता है। एग्जिट सिर्फ यही नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं चला, एग्जिट ये भी है बिकॉज लॉट ऑफ जो एंटरप्रेन्योर है वो कंपनी इसलिए चलाते हैं क्योंकि एक और बड़ी कंपनी आकर उनको खरीद सकती है। अगर उसको वाइंड डाउन करने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो एक्वायरर है वो हमेशा डिस्करेज करेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और पॉलिसी वाइज काफी अच्छा रहा है। दिलीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब यहाँ पर सरकार कहती है एक तरफ कि हम स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं लेकिन अड़चन नहीं पैदा करना चाहते, उसके साथ ही अटल इनोवेशन मिशन आता है जहां पर कहते हैं कि वो हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स को सीड फंड करेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स तैयार करेंगे। तो सरकार इस पूरे पाए का थोड़ा सा हिस्सा जरूर चाहती है, समझना होगा। क्या ये वाकई में एक डिसरप्शन क्रिएट करेगा या फिर आपको लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं अड़चन आएगी? अर्चन मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज स्टार्टिंग ब्लॉक। स्टार्टिंग ब्लॉक में ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी यू गेट एवरीथिंग राइट पहली बार, बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग ब्लॉक एंड आई थिंक इट विल बी ऑल पॉजिटिव एज फार एज आई सी इट। तो डिस्ट्रप्टिव रहेगा इकोसिस्टम के लिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कितना फिर तवज्जो और दिया जा सकता है इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए? आपने जो भी आज कुछ सुना है, क्या कुछ मिसिंग था इस पॉलिसी में? आप अगर परफेक्शन देखना चाहे तो हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, बट आई थिंक अगर आप देखना चाहे कि अगर आप जीरो पे खड़े थे और आज इतना सारा आपने कवर कर लिया, आई थिंक फॉर रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, सो इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग कर्व, इट्स गोइंग टू बी काफी सोच विचार आगे भी चलेगी, काफी चेंजेस भी आएंगे इसमें। बट बॉटम लाइन में मैं ये कह सकता हूं कि आज जैसे संदीप ने भी कहा कि इट्स टुडे आज an entrepreneur has been given a recognition. Startup word has been given recognition in this country. I think वही starting block has been a very, very big one. Okay. Once you recognize somebody, then there is a whole system behind it. कि उनकी fears क्या है, उनके troubles क्या है, then there is a whole mechanism built behind that to recognize this entity and then work around the problem solving of it. So I think recognition of a startup is a very, very big step. और मुझे खुशी है कि स्टार्टअप्स को recognition दी गई और उनको definition नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मुझे डर था कि अगर सरकार आकर कहे कि हम स्टार्टअप्स को स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे और जैसे नैस्कॉम कहता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो स्टार्टअप्स होंगी, इस चीज से सरकार दूर रही है। कितना वो बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर फिर लोग सोचते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं हम वाकई में स्टार्टअप है या नहीं। सो आई थिंक फैक्ट यही है कि इस पॉलिसी को डिक्लेयर करने के पहले ही ये बोल दिया गया था कि हम यहाँ अनब्लॉक करने आए हैं, हम यहाँ इंटरफेयर करने नहीं आए। तो ऐसा कहना ही एक बहुत बड़ा representation है of the fact that they know they cannot tell the entrepreneur what to do and how to achieve. They can make it smoother. And I think वही इनका aim रहा है. And from that point of view, I think the position of this policy or the way it has been drafted is absolutely optimum to entrepreneurship. जी, यहाँ पर सरकार ने खासतौर से इस एक्शन प्लान में ये भी कहा है कि वो कंपनियां जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो स्टार्टअप जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वॉल्व है, उनको ना ही कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस दिखाना होगा और ना ही कोई स्पेसिफिक टर्नओवर। क्या ये गेम चेंजर रह सकता है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में? क्योंकि पिछले 10-11 सालों में हमने देखा है जो भी नई कंपनियां आई हैं वो सर्विस ओरिएंटेड रही हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ओरिएंटेशन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में उतना हमने रेवोल्यूशन नहीं देखा है। क्या वो क्रिएट करेगा? क्या उसकी शुरुआत होगी यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मैन्युफैक्चरिंग में हम सबको मालूम है कितना बड़ा फोकस है हमारा मेक इन इंडिया पे, सरकार का, मोदी जी का, और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ऑलरेडी बजट में बात हो रही है कि कदम उठाए जाएंगे और ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं और उस समय ही आपके साथ आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट आ जाता है भरने के लिए और आपसे पूछा जाता है आपका ये टर्नओवर कितना है, वो कितना है,
तो आप तो स्टार्टअप है ही नहीं, उतना बहुत सारी चीजें कंटिंजेंट हो जाती हैं। बोला जाता है आप जब तक इतने बड़े नहीं होंगे तब तक आपको ये नहीं मिलेगा जी। इसका तात्पर्य यही होता है। और आप जब तक वो मिलेगा नहीं, आप बड़े नहीं होगे, तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम में मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचें सरकार के लिए कि उसको रिमूव करके उनको मौका दिया जा रहा है जी। ये इसके साथ ही जाता है जो 3 साल की बात हुई है, जो उनको बोला गया है आप अपने आप ही अपना डिक्लेरेशन दीजिए। ये भी आपको जोड़ना चाह रही हैं यहाँ पर। सॉरी, डिडंट मीन टू इंटरप्ट, बट मैं यही कहना चाह रही थी कि कार्या जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ब्रांड हम फैक्ट्रीज एक्ट के तहत कंसिडर होते हैं। जी। अब हमारे लिए फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लायंस इतना बड़ा नाइटमेयर रह चुका है 2 साल बावजूद काम करने बावजूद। ये 3 साल इंस्पेक्शन ना होना, लिटरली हम लोग पीछे बैठ के तालियां बजा रहे थे इस बारे में, राइट? सो जस्ट दैट नॉन इंटरफेरेंस गोज अ रियली लॉन्ग वे इवन इन साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट्स प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग और लेट्स से बल्क प्रोजेक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो अब फाइनल वर्ड फिर यही रहेगा कि एक शानदार पॉलिसी रही है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ बैठे स्टार्टअप या फिर देश भर के स्टार्टअप जो कार्यक्रम देख रहे हैं यहाँ से अब नई उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।